हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? तो आज अपन जिला दर्शन का जो सेगमेंट है वो चालू करते हैं। इसमें सबसे पहला अपन देखेंगे जिला अजमेर। ठीक है, तो जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है बिल्कुल सेंटर में ये अजमेर। एक सेकंड। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेंटर में जो जिला दिखाई दे रहा है अपन को, सेंटर में जो बिल्कुल जिला दिखाई दे रहा है अपन को अजमेर, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, ये अजमेर अपने बिल्कुल तो सेंटर में है, तो इसको राजस्थान का हृदय भी बोलते हैं। पड़ोसी जिलों के रूप में अपन देख लें क्लॉकवाइज, जैसे अपन चलें तो जयपुर, फिर टोंक, फिर भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद ये जुड़ रही है इससे नाल, अजमेर से राजसमंद। और ये जो छोटा सा अपन डॉट देख रहे हैं ना, ये ब्यावर है, ब्यावर। ठीक है, देन पाली है जिला, एंड देन नागौर है। कितने को, एक दो तीन चार पाँच छः। तो छह पड़ोसी हैं किसके, अजमेर के। तो आओ अपन देखते हैं जिला कौन सा, अजमेर। तो ये ये अजमेर ज़िले का फिर और जुम्न मैप है। इसको थोड़ा सा एक मिनट अपन समझ लेते हैं, आपको फिर मदद करेगा ये। सबसे पहले नदियों के रूप में देखें, नदियों से पहले अपन इसके ऊपर तहसीलें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दिखाई दे रही है अपन को किशनगढ़। ठीक है, किशनगढ़ के नीचे ये है सरवाड़, इंपॉर्टेंट है सरवाड़, सिवाड़ नहीं है, सरवाड़। ठीक है, फिर उससे नीचे है, किशनगढ़ से नीचे अपने ये तहसील है बिनाय, सॉरी, सरवाड़। सरवाड़ के नीचे केकड़ी, केकड़ी से फिर अपन चलेंगे बॉर्डर पे बिनाय। ठीक है, केकड़ी इधर, ये इधर टोंक जिला आ जाएगा। जैसे मालपुरा लिखा हुआ ना टोंक का है, तो इधर केकड़ी, फिर इधर टोंक जिला आ जाएगा। फिर बिनाय, बिनाय के बाद मसूदा, मसूदा के बाद ये ब्यावर, मैंने बताया था अपेंडिक्स। और ये ब्यावर, ये वाला हिस्सा जो है ये ब्यावर से जुड़ा हुआ है, मतलब ब्यावर का हिस्सा है ये। ठीक है, ब्यावर। तो ये अजमेर, ये ब्यावर, और ये ब्यावर दोनों है ना, ये ब्यावर का जो अपेंडिक्स वाला पार्ट है ब्यावर। फिर है ये पीसागन। ठीक है, देन अजमेर तहसील खुद। और बिल्कुल सेंटर में अपन देखते हैं नसीराबाद। तो ये तहसील है अपनी अजमेर की। ओके, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ अजमेर की जो नदियां हैं, उन नदियों के बारे में अपन चर्चा करते हैं, समझ के हिसाब से जरूरी है। उत्तर में अपन देखते हैं ये रूपनगढ़ नदी, सांबर झील में जाके आगे गिरती है। सलीमाबाद इसी के किनारे है। निम्बार्क संप्रदाय अपन देखेंगे। फिर देन है कि माशी नदी जो इधर बहती है, फागी जयपुर से होती हुई फिर टोंक के अंदर ये बनास नदी में अंदर जाके मिल जाती है। ये है मानसी, मजरी आती है जयपुर में मानसी की। ये है बनास नदी, इधर नीचे से आ रही है। ठीक है, फिर ये एक अजमेर इधर नसीराबाद से निकलती हुई डाई नदी और केकड़ी के पास आके बनास में मिल जाती है। ये है डाई नदी, डाई। ठीक है, फिर सबसे नीचे ये इधर ये भीलवाड़ा बॉर्डर पर अपन देखते हैं अजमेर भीलवाड़ा दक्षिण में। यह है खारी नदी, खारी। ठीक है, तो ये नदियां अपन को ऐसे ध्यान रखनी है, डी के एम के रूप में, डी के एम, डी के एम। ठीक है, तो डी से तो क्या है डाई, ये रही डाई। के से क्या है खारी, ये रही खारी। और एम से क्या है मासी, मासी, ये जो अपन देख दो। तो डी से डाई है ना, के से खारी, ये खारी, और एम से मासी, मतलब ये बनास की सहायक नदियां हैं तीनों। तो डी के एम याद अपन को रखना है, डी के एम दृष्टिकोण मंथन नहीं है। डी से डाई, के से खारी, एम से मासी। और ऊपर जो है ये रूपनगढ़ है, तो आर ओ लगा लो इसका आगे, ऐसे आर, आर डी के एम। ठीक है, ऐसे अपन को ध्यान रखना है। तो ये मैप है, जरूरी है समझना। फिर नीचे अपन देखते हैं कुछ इसके बारे में खास खास बातें लिखी हुई हैं, उनको एक बार देख लो। कि माशी नदी जो है वो किशनगढ़ से निकल के फागी टोंक होते हुए बनास में मिल जाती है। डाई जो है, ये डाई जो अपने देखी थी नसीराबाद से निकल के आगे टोंक में होती हुई बनास में मिल जाती है, केकड़ी के पास। ये मतलब केकड़ी से होती है टोंक के पास बनास में मिल जाती है। और मासी अजमेर, अजमेर के बाद फागी जयपुर, और देन पीपलू इधर होती हुई टोंक के अंदर आके बनास में मिल जाती है। तो ये खारी, खारी के ऊपर डाई, और सबसे ऊपर मासी। तो अपन ने पढ़ा ना, ये डी है, डी से डाई, के से खारी ऊपर, और मासी है बीच में, सॉरी मासी ऊपर, मतलब डाई, ये डाई सबसे नीचे डी, सॉरी ये खारी गलत बोल रहा, ये खारी है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, एक सेकंड, एक सेकंड। अब देखो, डी के एम था ना अपने, क्लू तो वही है, डी के एम। डी फॉर डाई, ये रहा बीच में डाई। ठीक है, के फॉर खारी, ये रहा खारी, ये खारी। और एम फॉर एम मासी, ये। तो डी के एम अपने को याद रखना है, डी देन के और ऊपर एम। डाई खारी है ना मासी, बनास की सहायक नदी, और रूपनगढ़ ऊपर। ओके, ये था मैप के रूप में।
अब अपन आ जाते हैं जो टेक्स्ट मटेरियल है जो अपन को देखना है अजमेर के बारे में। हाँ, अजमेर के बारे में अब जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वो देखते हैं अपन। अजमेर अजमेर जिला सबसे पहले स्थापना लिखी हुई है 1113, मतलब इसमें तीन एक है, 1 2 3। अजमेर वैसे भी अपन देखते हैं एबीसीडी का कैसा अल्फाबेट है, पहला अल्फाबेट है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति भी यही था चौहान सबसे पहले, तो 3 बार एक है और फिर लास्ट में 3 लगा देना है, तो 1 2 3 3 1 और ये 3, तो 113, 1113 में इसकी स्थापना हुई। और संस्थापक कौन है? अजय राज। ये हिस्ट्री में देखेंगे अपन, लेकिन अपन को ये जिला का वर्ष ध्यान रखना है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं समझने वाली अजमेर के अंदर, सबसे पहले अपन देखते हैं दरगाह। ठीक है, दरगाह 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 इसमें क्या है, ये ग्रंथ हैं ख्वाजा गरीब नवाज के, लास्ट में अपन देखेंगे इनको। जैसे ग्रंथों को ऐसे याद रख लेना अपन, कोई गुंजल है, गुंजल सक्सेना, तो गुंजल गुंजल सक्सेना की जगह अपने को याद रख लो क्या, गुंजल असरानी, तो गुंजल असरानी का हो जाएगा असरार। तो गुंजल असरार ये ग्रंथ है ख्वाजा गरीब नवाज का, मोइनुद्दीन चिश्ती का। और दूसरा है, इसको आप ऐसे याद रख लो कि अंशुल अरे वाह, अंशुल अरे वाह, तो ये क्या हो जाएगा, अनिसुल अरवाह। तो गुंजल असरार, गुंजल असरानी से तो गुंजल असरार, और अंशुल अरेवाह से हो जाएगा अनिसुल अरवाह। ऐसे ये ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट है ख्वाजा गरीब नवाज। अब अपन सबसे पहले आइकन देखते हैं अजमेर के अंदर, जो अपन देखते हैं दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। किस पहाड़ी के ऊपर स्थित है ये दरगाह? तारागढ़ पहाड़ी पे। ठीक है, ये किसके साथ आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती? मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे, कब? 1191 में, तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है ना, भारत आए और भारत आके अजमेर में बस गए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ कब? 1143 के अंदर। कहाँ? हेरात, अफगानिस्तान में। जैसे अफगानिस्तान का ये मैप है, तो यहाँ नीचे है हेरात, ऊपर ये काबुल है, ये कंधार है और ये हेरात, तो हेरात में जन्म हुआ इनका, हेरात। मृत्यु हुई 1236, 1 2 3 6, 1236 अजमेर में। ठीक है, किस चौहान शासक के समय आके ये अजमेर में बसे थे? पृथ्वीराज चौहान के समय। ये पृथ्वीराज चौहान का कार्यकाल है 1177 से 92, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ओके, फिर आगे अपन बढ़ते हैं, क्या कि अकबर हर साल में एक बार अवश्य आता था इस दरगाह पर, और ऐसे करके अकबर 14 बार इस दरगाह के ऊपर कुल आया हुआ है। दरगाह में अपन विशाल प्रवेश द्वार देखते हैं, जो कि हैदराबाद के निजाम द्वारा यहाँ पे गिफ्ट किया गया है। ठीक है, एंट्रेंस का जो मेन दरवाजा है वो। मुख्य प्रांगण में आते तो वहाँ दो देग देखते हैं अपन, इस तरह से दो, मतलब खाना बनाने की दो एक तरह से कढ़ाइयाँ हैं, उनको देग बोलते हैं। बड़ी देग जो है वो अकबर ने दी थी दान में, उसकी 1000 मन कैपेसिटी है। और छोटी देग जो थी वो जहांगीर ने दी थी दान में, मतलब बनवाई थी वहाँ, और उसकी 80 मन कैपेसिटी है। तो अकबर बड़ा, पिताजी की बड़ी, और जहांगीर बेटे छोटे, तो बेटे की छोटी। दरगाह में अपन देखते हैं अकबरी मस्जिद अकबर ने बनाई, शाहजहां मस्जिद शाहजहां ने बनाई, जैसा नाम है वैसा ही काम है। ओके, देन अपन देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या अपन मेला देखते हैं। ठीक है ना, इन मतलब जिसको उर्स बोलते हैं, उर्स। ठीक है, उर्स उर्स कब बढ़ता है, कौन से महीने में? रज्जब माह में। रज्जब माह की पहले से छठी तारीख को ये उर्स बढ़ता है। ठीक है, हिंदू भाषा में जिसको मेला बोलते हैं उसको मुस्लिम भाषा में उर्स बोलते हैं। कौन से माह में? रज्जब माह में, रज्जब माह की पहली से छठे तारीख। और रज्जब जो है ये कौन सा माह है? ये 7वां माह है इस्लामी कैलेंडर कैलेंडर का। तो जो इस्लामी कैलेंडर है उसका जो 7वां माह है वो कौन सा है? वो रज्जब है। ठीक है, रज्जब। ऐसे तो रज्जब करके, जैसे रज्जब करके शिष्य भी हुए हैं दादू दयाल के। ठीक है, और रज्जब इस्लामिक कैलेंडर का 7वां माह होता है, उसी में उर्स बढ़ता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, पहली से छठे तारीख। इस उर्स पे जो ध्वजा है वो सबसे पहले कौन फहराता है? गौरी परिवार है भीलवाड़ा का। तो जैसे गौरी अपने देखा किसके साथ आए थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, मोहम्मद गौरी के साथ। ठीक है, ऐसे अपन को देखना है। भीलवाड़ा की ये गौरी परिवार है, वही ध्वजा फहराते हैं जब ये उर्स शुरू होता है सबसे पहले दिन उसमें। समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट सबसे पहला आइकन था, एक स्मारक अपने अजमेर का। नेक्स्ट स्मारक जो अपन देखते हैं अजमेर में, वो है 2.5 दिन का झोपड़ा, मतलब 2.5 दिन, 2.5 दिन, इसको 2.5 दिन बोला। मूल रूप से ये क्या था? ये एक संस्कृत कॉलेज था।
ठीक है, ये पूछते हैं अढ़ाई दिन का झोपड़ा मूल रूप से क्या था, संस्कृत कॉलेज था। इस कॉलेज का निर्माण किसने कराया था, संस्कृत कॉलेज का, विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने, विग्रहराज चतुर्थ ने। ये विग्रहराज चतुर्थ का कार्यकाल 1153 से 64। विग्रहराज चतुर्थ का जो उपनाम था वो क्या था, बीसल देव। ठीक है, बीसल देव। ऐसे बीसल देव रासो लिखी है नरपति नाले ने। तो ये अढ़ाई दिन का झोपड़े में संस्कृत कॉलेज का निर्माण बीसल देव या विग्रहराज चतुर्थ का ही कराया हुआ है। ठीक है, अढ़ाई दिन का झोपड़े से पढ़ने से पहले संस्कृत कॉलेज था, ऐसा। फिर इस संस्कृत कॉलेज को ढाई दिन के झोपड़े में किसने कन्वर्ट किया, मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, 1193 ईस्वी के अंदर। भाई 1191 ईस्वी में अपने देखा तराइन का प्रथम युद्ध, 92 में दूसरा युद्ध। तराइन के दोनों मतलब पहले युद्ध में तो गौरी हारा था, पृथ्वीराज चौहान जीता था, और दूसरे के अंदर गौरी जीता था। हिस्ट्री में अपन ने देखा है। ठीक है, तो उसके बाद फिर गौरी यहाँ पे इस संस्कृत कॉलेज को कन्वर्ट करते थे, किस में, ढाई दिन के झोपड़े में। इस ढाई दिन के झोपड़े के अंदर मेहराब है 7। मेहराब क्या होती है, इस तरह की आकृतियां इनमें से मेहराब। ठीक है, और खंबे हैं 16। तो 6 और 1 भी 7 ही होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। मेहराब कितनी है, 7। खंबे कितने हैं, 16। समझ गए। फिर आगे अपन देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट कि क्या है, इस अपन को कैसे पता लगता है कि ये पहले संस्कृत कॉलेज था, ढाई दिन का झोपड़ा। तो जैसे ये ढाई दिन का झोपड़ा है, इसमें जैसे ये जो इसकी छत है और साइड में जो दीवारें हैं, वहां पे संस्कृत नाटक हरिकेल है, उसकी कुछ पंक्तियां अंकित हैं। ठीक है, तो हरिकेल नाटक लिखा किसने था, विग्रहराज चतुर्थ ने। और हरिकेल नाटक जो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, तो इसीलिए अपन को पता लगता है, इस यही प्रमाण है इस चीज का कि यहाँ पहले संस्कृत कॉलेज था। ठीक है, तो किस नाटक की पंक्तियां यहाँ अंकित हैं इस पे, ढाई दिन के झोपड़े में, हरिकेल नाटक की। हरिकेल नाटक किसने लिखा, विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा, ऐसे। ठीक है, फिर आगे अपन इसमें देखें। हरिकेल नाटक विग्रहराज चतुर्थ। फिर आगे देखें, एक कॉन्सेप्ट अलग है वैसे, क्या है, जैसे ढाई दिन का झोपड़ा आ रहा है, ऐसे ढाई दिन का बादशाह भी है। तो टोडरमल है, टोडरमल जो कि फाइनेंस मिनिस्टर था, वित्त मंत्री था अकबर का, नवरत्नों में भी था। ठीक है, तो उसको ढाई दिन का बादशाह बनाया था अकबर ने, टोडरमल को, तो ढाई दिन का बादशाह है। ठीक है ना, तो इस टोडरमल ने फिर इस खुशी के अंदर ही होली का आयोजन किया था। मतलब एक चांस थी कि वो होली थी, होली के दिन ही बनाया गया था। तो होली बादशाह की होली होती है अपने ब्यावर के अंदर, जहाँ आज 2.5 घंटे की सवारी निकलती है। तो 2.5 दिन तक का तो आज जनता इंतजार कर नहीं सकती, तो 2.5 घंटे की सवारी हो गई। ठीक है, ये दुलंडी के अगले दिन निकलती है। दुलंडी हो गई उसके अगले दिन। ठीक है, दुलंडी होती है चैत्र प्रतिपदा को, चैत्र माह के प्रथम दिन को। तो ये चैत्र का जो सेकंड दिन होता है ना, द्वितीया, सेकंड दिन, उस दिन निकलती है ये। भाई सबसे पहले तो हो गया होली का दहन फाल्गुन पूर्णिमा को, फागुन पूर्णिमा। फिर अगला महीना लग जाता है चैत पूर्णिमा, मतलब चैत माह, चैत प्रतिपदा। है ना, होली एकमात्र ऐसा त्योहार है जो 2 महीनों में मनाया जाता है, एक तो फागुन के अंदर, एक चैत्र में। फागुन पूर्णिमा को होली का दहन होता है, और चैत्र प्रतिपदा जो होती है पहला दिन, उसको दुलंडी होती है। तो दुलंडी के अगले दिन चैत्र द्वितीया को ये बादशाह की होली ब्यावर में अपन मनाते हैं। ठीक है, तो ढाई ढाई दिन का झोपड़ा देखा अपन ने कहा, अजमेर में। और 2.5 दिन की अपन ने सवारी देखी, बादशाह की सवारी टोटरमल की, ऐसे है। समझ गए। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन तारागढ़ का किला। तारागढ़ का किला, तारागढ़ के किले के बारे में क्या खास बात है, इस किले को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, गढ़बीटली। ठीक है, गढ़बीटली। इसके निर्माता कौन थे, अजयराज। ठीक है, अजयराज जिसने अजमेर की स्थापना करी 1113 में। अजयराज ने अपनी वाइफ ताराबाई, ताराबाई ये वाइफ ऑफ अजयराज है। तो ताराबाई ने अपने, मतलब सॉरी, अजयराज ने अपनी वाइफ ताराबाई के नाम के पीछे तारागढ़ किला इसका नाम रखा, गढ़बीटली का। इसको दूसरा जिब्राल्टर बोलते हैं, बिशप हेयर ने बोला इसको दूसरा जिब्राल्टर। जिब्राल्टर क्या है, जैसे अपन देखते हैं ऊपर यूरोप है, नीचे इधर ये इस तरह से अफ्रीका है। ठीक है, बीच में ये जो अपन देखते हैं मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, इसका जो एंट्रेंस द्वार है सकड़ा, उसको अपन जिब्राल्टर बोलते हैं, जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है ना, जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि है, ये अपनी इधर यूरोप है, इधर अफ्रीका है। ठीक है, इधर मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर, और इधर है ये अपने, रख दो उसको, देखते हैं, रुक जाओ। ओके, देख लेते हैं। कोई बात नहीं, है ना। तो अपन तेरे जिब्राल्टर है ना, तो ऊपर है यूरोप, नीचे अफ्रीका, इधर ये मेडिटेरियन सागर, और इधर अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन। ठीक है ना,
ये ए से अफ्रीका, ए से अटलांटिक ओशन, ठीक है, अटलांटिक ओशन। तो ये जिब्राल्टर जल संधि है, ठीक है। तो जिब्राल्टर जल संधि मतलब अपने सकड़ेपन के लिए और एक सामरिक महत्व के लिए जानी जाती है। तो इसलिए अजमेर को अपन बोलते हैं दूसरा जिब्राल्टर, मतलब अजमेरगढ़ में स्थित तारागढ़ दुर्ग को। सकड़े रास्ते से गुजरते हुए अजमेर आता है और फिर तारागढ़ किला है वो। फिर इस तारागढ़ किले में अपन देखते हैं घोड़े की मजार। पूछा जाता है किस किले में घोड़े की मजार है, तो तारागढ़ किले में। और यहीं पे अपन देखते हैं मीरान साहब की दरगाह। किसकी दरगाह? मीरान साहब, ठीक है, मीरान साहब। मीरान साहब की दरगाह पूछा जाता है किस किले में। और ये मीरान साहब जो थे, इनका ओरिजिनल नाम क्या था? मीरान साहब दरगाह, मीरान साहब का इनका असली नाम था मीर सैयद खिंग सवार। खिंग, किंग नहीं है, खिंग सवार। मीरान साहब की दरगाह, इनका असली नाम मीर सैयद खिंग सवार, है ना। मीरान साहब किस किले में? घोड़े की मजार जिसमें, मतलब तारागढ़ में। और यही किला है तारागढ़ का किला जिसमें दारा शिकोह का जन्म भी हुआ और दारा शिकोह ने यहाँ शरण भी ली थी। दोरई घाटी के युद्ध के बाद, दोरई घाटी का युद्ध है, ठीक है ना, वहाँ इसने शरण ली थी 1665 में, ठीक है। दोरई घाटी का युद्ध मतलब ये शाहजहां के उत्तराधिकार के जो युद्ध हैं उसमें है ये दोरई घाटी का युद्ध, ठीक है ना। शाहजहां के पुत्र जो थे दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह मुराद, उनके मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में। उस युद्ध में हार के बाद, वो युद्ध था दोरई का घाटी का युद्ध, उस युद्ध में हार के बाद दारा शिकोह ने शरण ली थी इस तारागढ़ के अंदर ही। इस तारागढ़ किले में अपन देखते हैं कौन सी रानी का महल? रूठी रानी का महल, ऐसे, ठीक है। तो ये तारागढ़ से रिलेटेड खास खास बातें थी। जो बात समझने वाली है, गढ़वीटली हो गया, ठीक है ना। जो बात समझने वाली है वो एक तो गढ़वीटली हो गया अपने, अजयराज संस्थापक ताराबाई नाम, दूसरा जिब्राल्टर, घोड़े की मजार, मीरान साहब की दरगाह और मीरान साहब का असली नाम किंग्सवार, ठीक है ना। और यहीं अपने देखा किस मुगल शासक तो नहीं बोलेंगे लेकिन राजकुमार ने यहाँ जन्म हुआ, शरण ली फिर दारा शिकोह। समझ गए? ये चीज थी अजमेर के बारे में, ठीक है। फिर अपन अजमेर के बारे में और आगे चीजें देखते हैं जो आएंगी, या जो झील है, ठीक है। झीलों की नगरी उदयपुर को बोलते हैं, लेकिन उदयपुर के बाद जो सेकंड जाना जाता है झीलों के लिए वो अजमेर। झील जो है यहाँ कौन कौन सी? अन्ना सागर, फाय सागर और पुष्कर झील। अन्ना सागर के अंदर जिस नदी का पानी आके गिरता है वो बांडी नदी है। अन्ना सागर का निर्माण किया था अर्णोराज ने। अन्ना आ रहा है ना, अन्ना, अन्ना अर्णोराज, 1133 के अंदर। फाय सागर का निर्माण किया था इंजीनियर फाय ने, और बाढ़ राहत के तहत ये बनाई गई है। बाढ़ कब आई? 1891 में, वही बांडी नदी, ठीक है ना। इस तरह जैसे मान लो ये अजमेर है, तो अजमेर में जो सबसे बड़ी झील है वो तो ये अन्ना सागर है इधर, ठीक है, अन्ना सागर। थोड़ा सा अपन इधर देखते हैं, इधर ये फाय सागर है, और इधर फिर आगे इधर देखते हैं तो ये पुष्कर झील है, पुष्कर। तो अजमेर में सबसे बड़ी झील है अन्ना सागर, ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच स्थित है। फाय सागर थोड़ा साइड में है इधर, अपने ये तारागढ़ गढ़बिटली के पीछे की बगल में। और इधर फिर अपन पुष्कर जाते हैं तो पुष्कर है इधर जोधपुर की तरफ, ठीक है। तो अन्ना सागर अन्नोराज, फाय सागर इंजीनियर फाय ने, 1891 में बाढ़ आई बांडी नदी में, तो फिर उस बाढ़ से, बाढ़ राहत के तहत ये बनी हुई। फिर सबसे इंपॉर्टेंट झील है पुष्कर। पुष्कर को पुष्कर क्यों बोलते हैं? क्योंकि पुष्करना ब्राह्मण, ब्राह्मणों ने ये झील बनाई थी, इसलिए इसको पुष्कर बोला जाता है, पुष्करना ब्राह्मण। यहाँ पे कुल घाट है वो कितने हैं? 52, ठीक है ना, 52 घाट है। नीचे चले, एक मिनट, अच्छा, कुल घाट है 52 घाट है। 1911 में अपन देखते हैं कि महिला घाट, महिला घाट कौन? मैडम क्वीन, मैडम मैरी, है ना। ये क्वीन थी इंग्लैंड की, मैडम मैरी, वो मैडम क्यूरी नहीं है ये रेडियम वाली, ये मैडम मैरी है, इंग्लैंड की महारानी। इन्होंने 1911 के अंदर यहाँ विजिट किया था, तो इसलिए इसको महिला घाट भी बोलते हैं। और यहाँ गांधी घाट भी है जो सबसे बड़ा है, ठीक है ना। फिर अपन देखते हैं कि महात्मा गांधी की अस्थियों का यहाँ विसर्जन किया गया था, ठीक है। फिर यहाँ अपन देखते हैं कि विश्वामित्र ने तपस्या की थी, ठीक है, विश्वामित्र। और उस तपस्या को भंग कर दिया था किसने? मेनका ने, ऐसे। इस झील के किनारे अपन जैसे देखते हैं कि वेद व्यास ने महाभारत की रचना करी थी, ठीक है। यहाँ पे अपन देखते हैं गो घाट है, उस गो घाट पे गुरु गोविंद सिंह ने पाठ किया था 1705 में, किसका? गुरु ग्रंथ साहिब का। जी का मतलब गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था गुरु गोविंद सिंह ने 1705 में यहाँ, ठीक है ना, गो घाट के ऊपर, ठीक है। फिर आगे अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपन देखते हैं सावित्री माता का मंदिर भी है। सावित्री माता, सावित्री और गायत्री, ऐसे याद रखना, अभी मैं याद करा दूंगा। सावित्री माता का मंदिर है रत्नागिरी पर्वत के ऊपर,
और यहीं पे सावित्री माता के मंदिर पे यहाँ पे रोप वे है ना, रोप वे जिसको अपन रस्सी पे जैसे यूं नीचे से ऊपर और फिर बास्केट में ऊपर लेके जाते हैं, रोप वे चालू हुआ, जो कि तीसरा रोप वे था राजस्थान का। सबसे पहला तो अपन देखते हैं कि सुंडा पर्वत में, जालोर में। दूसरा था अपने मंचापूर्ण माता अपने उदयपुर में। और तीसरा रोप वे ये यहाँ पे था सावित्री माता पुष्कर में। तो कौन से पर्वत के ऊपर लेके जाएंगे? रत्नागिरी पे। ठीक है। पुष्कर में अपन देखते हैं मानमहल, जिसका निर्माण किया था मानसिंह ने, मृत राजा मानसिंह, जयपुर के। पुष्कर को अपन क्या क्या बोलते हैं? तीर्थों का मामा बोलते हैं। एक्चुअली तीर्थों का मामा पुष्कर है। तीर्थों का जो भांजा है वो मचकुंड धौलपुर में है। और तीर्थों की जो नानी है वो देवयानी कुंड है, अपने देवयानी कुंड सांबर के अंदर। ठीक है ना, सांबर को नहीं बोलते हैं, सांबर के अंदर है देवयानी कुंड, उसको बोलते हैं अपन तीर्थों की नानी। तो तीर्थों का मामा पुष्कर। कोणकण तीर्थ बोलते हैं इसको, कोणकण तीर्थ। तीर्थराज बोलते हैं और राजस्थान का प्रयागराज बोलते हैं। तो ये चार नाम हो गए पुष्कर के मामा। तीर्थों का मामा कोणकण तीर्थ, तीर्थराज और राजस्थान का प्रयागराज। हिंदुओं का ये पांचवा तीर्थ है। ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि जो क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे मेला कब भरता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कि मेला कब भरता है यहाँ मेला। तो वो मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा पर। केपी याद रख लो, केपी, केपी ऑटोमोबाइल्स, केपी, कार्तिक पूर्णिमा। ठीक है। इसको मेरवाड़ा, मेरवाड़ा, अजमेर को, अजमेर में जो मेर लग रहा है ना, मेर जनजाति यहाँ रहती थी तो इसलिए बोलते हैं इसको मेरवाड़ा। तो इसको मेरवाड़ा का कुंभ बोलते हैं, मारवाड़ नहीं है, मेरवाड़ा का कुंभ। इसको पुष्कर को। यहाँ जो मेन मेन मंदिर देखते हैं अपन, जैसे अपन अभी सावित्री मंदिर गया, फिर और कौन कौन से? ब्रह्मा जी का मंदिर। ठीक है ना, एकमात्र मंदिर ब्रह्मा जी का। आज तो अपन जैसे और भी देखते हैं, जैसे अपने आसोतरा बाड़मेर के अंदर भी है, खींच अपन देखेंगे इधर वांगड़ में उधर भी है, लेकिन सबसे फेमस मंदिर ब्रह्मा जी का मंदिर ही। फिर जैसे गायत्री माता, ऐसे सावित्री गायत्री, ये याद रखना ऐसे। फिर बैकुंठ मंदिर है, नौसर, नौसर माता मंदिर है, रंगनाथ मंदिर है और वराह मंदिर है। तो तीन तो याद हो ही जाएंगे, जैसे ब्रह्मा जी, गायत्री, सावित्री। ठीक है। फिर बैकुंठ में कोई नौरस, कोई रस नहीं है, नो रस। हाँ, बैकुंठ में। और रंग देखो, वारे तेरे रंग, वारे तेरे रंग रंगना, ऐसे। तो ब्रह्मा जी, गायत्री, सावित्री, बैकुंठ में नौरस, कोई रस नहीं है, और वारे रंग, वारे रंग दे, वारे रंग देखे किसके? रंगनाथ। ऐसे थे पुष्कर झील के बारे में जो अपन को जाना। ओके। फिर आगे चलते हैं अपन, फिर आते हैं थोड़ा सा अपन अन्ना सागर झील के बारे में और देखते हैं। ठीक है। ये अजमेर की सबसे बड़ी झील है एक तरह से, मतलब अजमेर शहर में। पुष्कर थोड़ा दूर है ना, अन्ना सागर और पुष्कर में तो पुष्कर बड़ा है, नो डाउट। ऐसे ये अजमेर की सबसे बड़ी है, बिगेस्ट एंड बिटवीन सिटी। अजमेर शहर की जैसे जो है अन्ना सागर, फाय सागर में, तो सबसे बड़ी अन्ना सागर। किस नदी का पानी आके गिरता है इसमें? भांडी नदी। निर्माण किसने कराया? तो अन्ना जी में आ रहा है, अन्नो जी। तो ये अन्नो जी, अन्ना जी ने इसका निर्माण करवाया। जहांगीर ने यहाँ पे दौलत बाग बनवाया, और उसको सुभाष उद्यान कहते हैं या चश्मा ए नूर कहते हैं फारसी में। जहांगीर ने निर्माण कराया दौलत बाग का, सुभाष उद्यान या चश्मा ए नूर। यहाँ पे अपन देखते हैं अश्मक बेग, जो कि कौन थी? नूरजहां की मदर थी। ठीक है। नूरजहां एक तरह से प्रेयसी थी, प्रेयसी थी, बिलौट थी जहांगीर की। तो इस नूरजहां की मदर थी अश्मक बेग, असमत बेग, हसमत नहीं है, असमत, असमत बेग, है ना। इन्होंने इत्र का आविष्कार किया था, गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार इसी झील के किनारे, अन्ना सागर झील के किनारे, झील के किनारे। तो आना आना इत्र यहाँ पे मिल रहा है, कौन दे रहा है? नूरजहां की मदर असमत बेगम, असमत बेग, असमत बेगम ऐसे। और नूरजहां कौन? जहांगीर की बिलो प्रेयसी, वाइफ भी बनी फिर, ऐसे। ठीक है। फिर शाहजहां ने यहाँ पे 12 दरवाजों का निर्माण करवाया इसी झील के किनारे, अन्ना सागर झील के किनारे, जिनको 12 दरी, 12 तो 12 हो गया ना, 12, और दरी का मतलब दरवाजे, तो 12 दरवाजों का निर्माण जहांगीर ने यहाँ पे, शाहजहां ने यहाँ पे करवाया। भाई जहांगीर ने तो दौलताबाग, सुभाष उद्यान, चश्मा नूर, और शाहजहां ने 12 दरवाजे, शाह है ना, शाह, शहनशाह, ऐसे। तो उसने 12 दरी, 12 दरवाजे। ठीक है। ये फिर कुछ ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में थोड़ी सी चीजें और जान लो, कि ये जो अपन जो दरगाह देखते हैं, वहां पे सबसे पहले कौन सुल्तान आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। फर्स्ट सुल्तान टू विजिट दरगाह, दिल्ली सुल्तान का, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। और फिर गयासुद्दीन तुगलक देखते हैं, ख्वाजा साहब की पक्की मजार बनवाई थी उसने, और गुम्बद का निर्माण भी करवाया था। तुगलक वंश का शासक गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। ऐसे है। ओके। ये था
फिर आगे अपन अजमेर के बारे में और देखते हैं। अजमेर में जैसे काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, तो इसमें काफ़ी चीज़ें भी हैं, एक बार देखो। ओ, अपन देखते हैं अजमेर का किला। अजमेर के किले में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मैगजीन का किला, ठीक है ना। अजमेर के किला, अजमेर जैसे एक तारागढ़ अपन ने देखा, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं मैगजीन का किला। मैगजीन, मैगजीन, मैगजीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैगजीन का जो मतलब होता है ना, मैगजीन वो है शस्त्रागार, हथियार रखने की जगह। तो जैसे अपन देखते हैं इसका निर्माण किस उपलक्ष्य में हुआ था, कि अकबर द्वारा गरीब नवाज के सम्मान में इसका निर्माण कराया गया था, ठीक है ना। भाई कराया तो गरीब नवाज दरगाह पे आते थे हमेशा, तो रुकने करने की कोई जगह है, तो इसलिए इस मैगजीन दुर्ग का निर्माण कराया गया। इसको अन्य नाम अपन बोलते हैं अकबर का किला, क्योंकि निर्माण अकबर ने कराया, और अकबर का दौलत खाना भी। तो दौलत तो नहीं, ज्यादातर शस्त्र यहाँ रखे जाते थे, और इधर मारवाड़ से जो भी उसको रेवेन्यू मिलता था, मारवाड़ मेड़वाड़ से, उसको यहाँ स्टोर करके रखा जाता था, इसलिए दौलत खाना भी बोला गया अकबर का। मैगजीन का मतलब होता है शस्त्रागार। निर्माण करवाया कब, 1570 के अंदर, ठीक है ना, अकबर ने। और यहीं पे अपन जैसे देखते हैं 1570 में क्या लगा था, नागौर दरबार लगा था, मतलब रणनीति वहीं यहीं बनाई गई थी उसकी, नागौर दरबार की। ओके, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि इसी मैगजीन दुर्ग के अंदर जैसे क्या हुआ था, योजना बनी थी, युद्ध की योजना बनी थी। वो कौन सा युद्ध था, वो हल्दी घाटी का युद्ध था, 1576 में जो लड़ा गया। एग्जैक्ट तारीख है इसकी 21 जून 1576। यहीं पे अपन देखते हैं मुलाकात हुई थी किस किस की, जहांगीर और टॉमस रो की, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जहांगीर मुगल बादशाह और टॉमस रो कौन, जेम्स प्रथम का दूत था। जेम्स प्रथम ये इंग्लैंड का राजा था, उसने अपना दूत बनाकर भेजा था टॉमस रो को, कब, 1616 में, 1616। ये एक 16 जहांगीर का हो गया, एक 16 टॉमस रो का हो गया। तो दूत आया टॉमस रो किसका, जेम्स प्रथम का, किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में। कहाँ मुलाकात करी, मैगजीन दुर्ग में या अकबर के किले में, कहाँ, अजमेर में, ऐसे, ठीक है। टॉमस रो, जहांगीर। वर्तमान में क्या है, ये राजपूताना संग्रहालय है, ठीक है ना। 12 अक्टूबर 1908 से राजपूताना संग्रहालय में कन्वर्ट कर दिया गया। इसकी शैली कैसी है, राजस्थान में मुगल स्थापत्य कला का एकमात्र दुर्ग है, मुस्लिम स्थापत्य का एकमात्र दुर्ग है राजस्थान के अंदर। बाकी जो राजस्थान में जितने भी दुर्ग हैं उनमें हिंदू स्थापत्य शैली अपन देखते हैं, लेकिन ये एकमात्र दुर्ग है जिसमें मुस्लिम स्थापत्य शैली अपन देखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस दुर्ग की नींव किसके द्वारा डाली गई थी, दादू दयाल, संत जो दादू दयाल हैं, दादू वाणी रजब, उनके द्वारा। दादू दयाल एकमात्र संत हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, जिन्होंने फतेहपुर सीकरी में जाके अकबर से मुलाकात करी थी, और 1562 के अंदर। फिर अकबर बहुत खुश हुआ था इनसे, तो इस खुशी से या दादू दयाल की शिक्षाओं से प्रेरित होकर अकबर ने गौ हत्या निषेध कर दी थी अपने राज दरबार में, अपने राज्य के अंदर, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया अपने मैगजीन। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं टाटगढ़। टाटगढ़ दुर्ग है। टाटगढ़ दुर्ग किधर है, अपने ब्यावर की तरफ है, ब्यावर राजसमंद बॉर्डर पे। टाटगढ़ दुर्ग निर्माण कराया कर्नल जेम्स टॉड ने, टॉड के पीछे नाम पड़ा है टाटगढ़। इसके अन्य नाम अपन क्या देखते हैं, बोराड़वाड़ा, बोराड़, ब्यावर की तरफ बोराड़, ब्यावर, बोराड़वाड़ा। यहाँ पे जो जो कैदी थे इंपॉर्टेंट, एक और दो, सबसे पहले तो विजय सिंह पथिक, ठीक है ना, बिजोली आंदोलन में अपन ने देखा इसको, और इनका ओरिजिनल नाम था भूप सिंह गुजर। दूसरे जो इंपॉर्टेंट एक यहाँ पे जैसे क्रांतिकारी जिनको कहते थे, गोपाल सिंह खरवा, ठीक है ना, गोपाल सिंह खरवा, इनको कैद रखा गया था कहाँ, टाटगढ़ जेल में। कौन, विजय सिंह पथिकन, गोपाल सिंह खरवा, ठीक है। ये टाटगढ़ जेल है। फिर अपन देखते हैं एक रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य, रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य, रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य। इस रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य का नामकरण किसके पीछे हुआ है, कर्नल जेम्स टॉड के पीछे। तो टाटगढ़ दुर्ग भी है, और रावली टाटगढ़ जो है वह ये अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य टाटगढ़ दुर्ग के आसपास, तो इसलिए इसका नाम है रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य। नाम कर्नल जेम्स टॉड के पीछे। इसमें 3 जिले में विस्तार है इसका, अजमेर, राजसमंद और पाली। और इस तरह से 3 संभाग भी आ जाते हैं, क्योंकि अजमेर अजमेर संभाग का जिला है, राजसमंद जो है वो उदयपुर संभाग का जिला है, और पाली जो है वो जोधपुर संभाग का जिला है। तो चूंकि टाटगढ़ रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य का विस्तार 3 जिलों में है, और ये तीनों जिले अलग अलग संभाग के हैं, इसलिए ये एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य राजस्थान का जिसका विस्तार 3 संभागों में है। जैसे अपन देखें, ये तो जैसे अपने अजमेर, तो ये यहाँ इस जगह है, ये रावली टाटगढ़, ये यहाँ। तो 3 जिलों में विस्तार हो गया ना, अजमेर में, राजसमंद में, पाली में।
अब ये तीनों जिले अलग अलग संभाग में है, अजमेर अजमेर संभाग में, राजसमंद उदयपुर संभाग में, पाली जोधपुर संभाग में। तो रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य का विस्तार जो है वो 3 जिलों में हो गया या 3 संभागों में हो गया, 3 जिलों में होने से। समझ गए? ऐसे ठीक है, तो ये रावली टाटगढ़ हो गया। फिर अपन देखें साइड में और इधर अजमेर की अपन एक इंपॉर्टेंट पेंटिंग देखते हैं, पेंटिंग जिसका नाम है बनी ठनी। किस शैली में बनी हुई है वो? किशनगढ़ शैली में। कब बनी? वर्ष में 1778। 1778 में बनी। किस शैली? किशनगढ़ शैली। कब? 1778। 778 इसके उपनाम अपन क्या देखते हैं? भारत की मोनालिसा। और भारत की मोनालिसा किसने कही है? एरिक डिक्सन ने कही है, एरिक डिक्सन। ठीक है, एरिक डिक्सन। फिर जो चित्रकार थे जिसने ये चित्र बनाया था वो कौन थे? निहाल चंद। और जिनकी उपाधि क्या थी? मोर ध्वज। तो चित्रकार कौन? निहाल चंद। किस राजा के समय ये पेंटिंग बनी या ये चित्रकार किस राजा के दरबार में था? सावंत सिंह। और इस सावंत सिंह का दूसरा नाम अपन देखते हैं नागरीदास। और सावंत सिंह का काल अपन ने देखा 1748 से 64। तो अपन को पता है कि पेंटिंग बनी कब? 1778 में। तो नागरीदास का काल आ रहा है ना इस बीच में। प्रचारक, इस पेंटिंग का प्रचार किसने किया? अभी अपन ने देखा एरिक डिक्सन ने तो इसको कहा भारत की मोनालिसा। ठीक है ना, मोनालिसा वैसे इटली की पेंटिंग है, लियोनार्डो दा विंची की। लेकिन भारत की मोनालिसा किसने बोला? एरिक डिक्सन ने। और फयाज अली, ये भी भारतीय चित्रकार हुए। ठीक है ना। फिर भारत सरकार ने इसके ऊपर डाक टिकट जारी किया, मोनालिसा के ऊपर। कब जारी किया? 20 पैसे का डाक टिकट। कितने पैसे का? 20 पैसे का। कब? 1973 में। और पेंटिंग कब बनी? 1778 के अंदर। इसका माप क्या है? 48 बाई 36 है ना, सेंटीमीटर्स में है। 48.8। ठीक है ना, 48.8 और 36.6। 8 में 8 है, 36 में 6। तो यूं ध्यान रख लो, 48 गुणा 36 सेंटीमीटर इसका ओरिजिनल आकार है। ठीक है, तो ये थी मोनालिसा पेंटिंग। किसने बनाई? निहालचंद मोरध्वज। किसका दरबारी कवि? सावंत सिंह नागरीदास का। ऐसे। फिर नेक्स्ट देखते हैं अजमेर के अंदर जो फेमस नृत्य है वो है चरी नृत्य। ठीक है, चरी नृत्य। चरी नृत्य कहाँ होता है? अपने स्थान अजमेर में। ठीक है, स्थान किशनगढ़ अजमेर। ऊपर देखा था अपन ने, रूपनगढ़ नदी अजमेर में। फिर नृत्यांगना जो वेल नोन है चरी नृत्य की वो है फल्कूबाई। फल्कूबाई, तो फल से भरी हुई चरी है फल्कूबाई की। किस जाति में फेमस है ये डांस? गुर्जर जाति में। और केवल महिलाएं ये डांस करती है, चरी नृत्य। ठीक है, ऐसे तो नृत्य में और आएगा, चरी नृत्य देखेंगे। चरी नृत्य देखो, जैसे चरी नृत्य मैं आपको दिखाऊं, जैसे देखो ये चरी नृत्य अगर देखना चाहो तो देखो मैंने बताया पुष्कर खेल में देखो, ये बड़ा पुष्कर खेल में सारी की देखो पुष्कर खेल ठीक है, देख लिया फोटो, आपको याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं अपन निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय काफी इंपॉर्टेंट संप्रदाय है ये, अपने जब संत संप्रदाय पढ़ेंगे उसमें भी आएगा। निम्बार्क संप्रदाय, इसको निमावत साध भी बोलते हैं। सबसे प्रमुख पीठ कहाँ है? आप खुद भी जैसे माइक्रो बनाओ तो ऐसे लाइन खींच के ऐसे बनाया करो। सबसे प्रमुख पीठ कहाँ है? सलेमाबाद। सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर के अंदर। किस नदी के किनारे है? रूपनगढ़ नदी के किनारे। कब मेला भरता है यहाँ? राधा अष्टमी को। ठीक है ना। कौन प्रवर्तक थे इस संप्रदाय के? निम्बार्क। निम्बार्क निम्बार्क आचार्य, तो ये बन गया निम्बार्क आचार्य। निम्बार्क याद रख लो। जिनके बचपन का नाम क्या था? भास्कर। अन्य नाम क्या है इस संप्रदाय के? राधा वल्लभ संप्रदाय, हंस संप्रदाय। ठीक है ना, राधा वल्लभ संप्रदाय, हंस संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, हंस संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय। राधा वल्लभ, हंस और सनकादि, RHS। ठीक है ये। और जिनका दर्शन था वो दर्शन किस नाम से जाना जाता था? द्वैताद्वैत। द्वैताद्वैत है ना, द्वैताद्वैत की। और उसका दूसरा नाम था भेदाभेद। द्वैताद्वैत, द्वैताद्वैत या भेदाभेद, मतलब ये इनका ये मानना था कि ब्रह्म और आत्मा जो है वो दोनों अलग अलग होती हैं, एक नहीं होती। तो द्वैताद्वैत ऐसे। अद्वैत शंकराचार्य का था, द्वैताद्वैत अपने निम्बार्क निम्बार्काचार्य का।
इन्होंने जो ग्रंथ लिखा वो क्या था, वेदांत परिजात या पारिजात, वेदांत पारिजात है ना, वेदांत पारिजात इनके ग्रंथ का नाम था, वेदांत पारिजात। ठीक है, ये ऐसे दर्शन क्या था, द्वैताद्वैत, द्वैताद्वैत, और ग्रंथ वेदांत पारिजात। ठीक है, ये था। और संप्रदाय नाम निम्बार्क संप्रदाय है, और उसका दूसरा नाम राधा वल्लभ संप्रदाय, हंस संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय। ओके, ये था निम्बार्क संप्रदाय, किशनगढ़ रूपनगढ़ नदी के किनारे। फिर अपन देखते हैं एरिक डिक्सन, दो आए थे, डिक्सन डिक्सन देख लेते हैं भाई, एक डिक्सन ही है, एक डिक्सन ही है। एरिक डिक्सन देखा था अपन ने बनी ठनी को, जिन्होंने पॉपुलर किया था 1943 में। बनी ठनी अपन ने देखा कि 1778 में बनी हुई पेंटिंग है। और फिर ये कर्नल जॉर्ज डिक्सन है, जो कहाँ के संस्थापक हैं, ब्यावर के संस्थापक हैं। ठीक है ना, 1836 में इन्होंने ब्यावर की स्थापना करी थी। ब्यावर वही राजसमंद की तरफ टाटगढ़ अभ्यारण्य देखा, फिर रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य जाए, टाटगढ़ दुर्ग देखा। ठीक है, और ये डिक्सन का कार्यकाल है 1795 से 1857। 1857 के विद्रोह के समय यही थे कर्नल जॉर्ज डिक्सन, ऐसे। ठीक है, तो ब्यावर के संस्थापक डिक्सन, समझ गए। ये चीज इस चीज के अंदर जो खास है अपन ने देखी। फिर अजमेर में थोड़ा सा एक और देखते हैं अपन, ये सीट और अजमेर में, जिसमें अपन पढ़ेंगे माही नदी के बारे में। ठीक है, उसके बाद डूंगरपुर आएगा। ठीक है, देखो अब सॉरी लूनी 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 नहीं, माही नदी तो बांसवाड़ा में आएगी। अब अपन देखते हैं लूनी नदी के बारे में। ठीक है, लूनी नदी, लूनी नदी, लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, लूनी नदी का उद्गम नागपाड़ी अजमेर से होता है। ठीक है, प्रवाह में कितने जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं, अजमेर, अजमेर के बाद नागौर, नागौर के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद पाली, पाली के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद जालोर। ठीक है, तो ये अपने लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है। जिलों के हिसाब से कितने जिले, 6 जिले, पड़ोसी अजमेर के 5। तो नागौर सॉरी अजमेर में जैसे अपन देखें, ये इधर अपने पुष्कर इधर से निकली, इधर पुष्कर पुष्कर से निकली, नागौर में गई, नागौर के बाद जोधपुर में गई, जोधपुर के बाद पाली में गई, पाली के बाद जालोर में गई। ठीक है ना, एक मिनट, सॉरी सॉरी ऐसा नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मतलब अजमेर, देन नागौर, 2 3 जोधपुर, जोधपुर के बाद बाड़मेर। देखो, एक अजमेर, नागौर, जोधपुर, है ना, जोधपुर, जोधपुर, और ये इधर जोधपुर, बाड़मेर, और फिर ये जालोर है। और पाली में जैसे अपन देखते हैं, तो पाली में इधर भी बॉर्डर से आ जाती है, इधर पंचभद्रा से इधर, और पाली में जाते हैं इसके सहायक नदियाँ, लिल्ली, सुपड़ी, जोजड़ी, ऐसे। और जैसे थोड़ा पाली से यूँ टच करते हुए बना दो, कोई इसमें इशू नहीं है, ऐसे 6 जिले हो जाएंगे। जैसे ये देखो मैं बताऊँ, 1 अजमेर, 2 नागौर, 3 जोधपुर, 4 पाली, यूँ 5 बाड़मेर, और छठा ये जालोर, इस तरह से। ठीक है ना, 1 अजमेर, 2 नागौर, 3 जोधपुर, 4 पाली, 5 बाड़मेर, 6 जालोर, ये ऐसे जालोर में यहाँ से कच्छ, रण के कच्छ में। तो गुजरात में ये कच्छ का रण है, यहाँ पे, यहाँ जाके ये विलुप्त हो जाती है। समझ गए, ऐसे। और ये जैसे लीलड़ी, सुकड़ी, जोजड़ी, इसके सहायक नदी अपन देखेंगे। ओके, और जो है ना, तो उद्गम हुआ नागपाड़ी से, फिर 6 जिलों में होती हुई फिर जाके ये कहाँ मिल जाती है, कचरण में जाके विलुप्त हो जाती है, अरब सागर में नहीं गिरती। कालिदास ने इस नदी को क्या कहा था, अंतः सलीला, अंतः अंतः प्रवाह की नदी है, तो अंतः सलीला। ये 50% क्या है, आधी मीठी है, आधी खारी है। फिर सवाल ये उठता है कि सर फिर ये खारी कहाँ से हो जाती है, वेरी गुड। तो इसमें खारापन आ जाता है बालोतरा में, बालोतरा से, बालोतरा कहाँ पड़ता है अपने, बाड़मेर में पड़ता है। तो बालोतरा बाड़मेर के बाद एक्चुअली क्या, जैसे खारापन यूं हो जाता है इसमें, क्योंकि एक तो लाइमस्टोन की चट्टान आ जाती है नीचे, दूसरा इसमें पानी कम होता चला जाता है वहां तक, तो खारापन बढ़ जाता है, वाष्पीकरण भी होता है। लूनी की जो अपन कुल लंबाई देख रहे हैं वो है 495 किलोमीटर, जिसमें राजस्थान में कितनी है, 330 किलोमीटर। 495 में 330, करीबन 67%, 67% ये राजस्थान के अंदर इसका प्रवाह है। ओके, ये है लूनी नदी। फिर अपन लूनी नदी के बारे में थोड़ी चीजें और देखते हैं। क्या, लूनी नदी जो है ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर पश्चिमी राजस्थान की। इसके उपनाम अपन को क्या क्या देखने को मिलते हैं, ये मरुस्थल की गंगा बोला जाता है लूनी नदी को, अंतः सलीला इसको बोला ही है कालिदास ने, और इसको सागरमती रिवर भी बोलते हैं अपने उद्गम स्थल पर। उद्गम स्थल अपन ने देखा नाग पहाड़ियों में,
तो वहाँ किस नाम से जानी जाती है? सागरमती। साबरमती नहीं, साबरमती तो अपने अहमदाबाद गुजरात, ये है सागरमती। ठीक है, तो ये थी अपनी लूनी नदी। फिर अपन देखते हैं कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें, अजमेर से संबंधित जो बातें हैं वो देखो क्या क्या है। विविध में जैसे अपन देखते हैं क्या, ये विविध ये इतिहास से संबंधित है, बाकी इतिहास का और जैसे एक अलग से अजमेर का मैं बनाऊंगा, तो आप देखना है ना। संस्थापक अपन देखते हैं अजमेर की कौन? अजयराज। किस वर्ष स्थापना करी? 1113 ईस्वी में। राजधानी ये लेके आया अजमेर, कहाँ से? सांबर से। पहले शाकंभरी सांबर ये चौहानों की राजधानी थी, लेकिन अजमेर कौन लेके आया? अजयराज, 1113 में। चौहान शासन यहाँ रहा 1113 से 1192। ठीक है ना, 92 में तराइन के युद्ध में पराजय हो गई, और 1193 में देखते हैं अपन यहाँ पे क्या, 28 दिन के झोंपड़े का निर्माण भी हुआ। अकबर ने यहाँ पर ने देखा क्या, 1558 में मुख्यालय बना लिया था अकबर ने यहाँ पे। 1558 में मुख्यालय बनाया मुगल साम्राज्य का, राजस्थान में मुख्यालय। अंग्रेजों ने यहाँ इस पे अधिकार कर लिया था 1832 में। 1832 में अंग्रेजों ने इसको कमिश्नरी प्रांत घोषित कर दिया था। यहाँ एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजे की नियुक्ति कर दी, और प्रथम जो एजीजे था उसका नाम क्या था? लॉकेट। ठीक है ना, लॉकेट। तो अजी लॉकेट, एजीजी लॉकेट। फिर अजमेर का अपन जैसे विलय देखते हैं, राजस्थान में कब हो गया? 1 नवंबर 1956 में को इसका राजस्थान में विलय हो गया, 7वें चरण में, 7वें व अंतिम चरण में। तो इसी कारण 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ, और इस दिन अपन क्या मनाते हैं? राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाते हैं, और राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, ऐसे। तो ये अजमेर से रिलेटेड कुछ खास खास बातें थी। मुगल साम्राज्य का मुख्यालय 1558, अंग्रेजों द्वारा कमिश्नरी प्रांत घोषित 1832, और एकीकरण हुआ 1 नवंबर 1956 को। कौन से चरण में? 7वें चरण। समझ गए? ये थी अजमेर से रिलेटेड ये हिस्ट्री की चीज। फिर एक अपन देखते हैं इसमें कुछ चीजें कल्चर से रिलेटेड, अजमेर से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड क्या। एक अपन देखते हैं अजमेर में सोना जी की नसियां, सोनी जी सॉरी, सोना जी नहीं, सोनी जी की नसियां, सोनी जी, ये सोनी आ रहा है, सोनी। तो चूंकि इनके निर्माता सोनी थे, सेठ मूलचंद सोनी, तो सोनी जी के नाम के पीछे पड़ा है ये सोनी जी की नसियां। इनमें मूर्ति अपन देखते हैं पहले तीर्थंकर, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर। नसिया क्या होता है? नसिया मतलब जैन, जहाँ जैन तीर्थंकरों के मंदिर मिलते हैं, अपन को उनको नसिया बोलते हैं। तो पहले जो जैन तीर्थंकर थे उनकी मूर्तियां अपन को मिलती है, जिनका नाम था ऋषभ देव या आदिनाथ। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। निर्माण वर्ष जो था ये 1865 में बनी, सेठ मूलचंद सोनी ने बनाई। उपनाम जो है इसका सोनी जी की नसिया का लाल मंदिर है। यहाँ पे स्थल मिलता है, एक सिद्धकूट चेतनालय जहाँ योग किया जाता है, और एक दिगंबर जैन मंदिर। ठीक है, दिगंबर, दो तरह के अपन को जैन संत दिखते हैं, एक तो दिगंबर और एक श्वेतांबर। दिगंबर तो वो जो मतलब नंगे रहते हैं, दिग दिग मतलब आकाश दिशाएं उनका वस्त्र है, और श्वेतांबर वो जिनके श्वेत वस्त्र होते हैं। ठीक है, ये है। फिर कुछ और बातें अपन को अजमेर से रिलेटेड जो अपन को पता होनी चाहिए, क्या है? एक यहाँ पे अब्दुल्ला खां का मकबरा है, अब्दुल्ला खां का मकबरा अजमेर में। फिर ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह है यहाँ पे, ख्वाजा फखरुद्दीन। ठीक है ना, फखरुद्दीन कौन थे? ये सबसे बड़े बेटे थे गरीब नवाज के, फखरुद्दीन। ठीक है ना, ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ है? सरवाड़ अजमेर के अंदर, डाई नदी के किनारे। डाई अपन ने देखा, आपको याद है? डीकेएम, डाई, खारी और मासी, डाई, है ना। डाई नदी इधर किशनगढ़ से निकलती हुई सरवाड़ फिर केकड़ी के पास मिलती थी बनास नदी में। ठीक है ना, खारी सबसे नीचे भीलवाड़ा, और मासी ऊपर किशनगढ़ बागी, ऐसे। ठीक है, तो सरवाड़ नदी के किनारे है, सरवाड़ है जो डाई नदी किनारे, और वहां पे अपन को फखरुद्दीन की दरगाह मिलती है, ख्वाजा फखरुद्दीन। और ख्वाजा फखरुद्दीन क्या थे? सबसे बड़े बेटे थे ख्वाजा गरीब नवाज के, मोइनुद्दीन चिश्ती के। ठीक है ना, और यहाँ पे जो भरता है वो मिनी उर्स होता है, मिनी मिनी उर्स। तो मिनी उर्स फिर मतलब वृहद उर्स फिर कहाँ हो गया? वृहद उर्स कहाँ है? वृहद उर्स तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वहाँ है। ठीक है, अपन ने देखा था कहाँ? रजब माह की पहली से लेकर 6ठी तारीख, और रजब माह जो है ये इस्लामिक कैलेंडर का कौन सा महीना है? 7वां महीना, ऐसे। ठीक है, तो फखरुद्दीन की दरगाह अपन देखते हैं सरवाड़ अजमेर। फिर देखते हैं अपन एक कचारिया महादेव का मंदिर अपने किशनगढ़ में। क्या खास बात है? कचारिया महादेव मंदिर, कचोरी महादेव नहीं, कचारिया। लेकिन यहाँ पे क्या, अष्ट धातु की मूर्ति है कृष्ण जी की, और पीतल की मूर्ति है राधा की। तो पीतल पीला, ठीक है, और कचोरी पीली, ऐसे। तो कचारिया, कचारिया महादेव।
फिर किशनगढ़ में ही अपन देखते हैं केरीगढ़ दुर्ग, केरीगढ़, ठीक है। केरूगढ़ दुर्ग कहाँ? अपने किशनगढ़ के अंदर, ठीक है। केरूगढ़ दुर्ग किशनगढ़ के अंदर, ठीक है। इसके आंतरिक भाग को जीवरखा बोला जाता है, जेल के रूप में था, जैसे विजयगढ़ अपन जयगढ़ में देखते हैं। तो केरीगढ़ किला किशनगढ़ में। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं जो अजमेर का एक इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशन है वो है बादशाह की सवारी। कहाँ होती है ये बादशाह की सवारी? अपने ब्यावर के अंदर, ब्यावर अजमेर में, ठीक है ना। बादशाह की सवारी ब्यावर अजमेर में कब होती है? ये चैत्र कृष्ण द्वितीया, है ना, चैत्र कृष्ण द्वितीया। भाई चैत्र प्रतिपदा जो पहला दिन होता है प्रतिपदा को, उस दिन तो ये क्या होती है? अपने धुलंडी होती है, धुलंडी, ठीक है ना। और चैत्र कृष्ण द्वितीया को अपन देखते हैं क्या? बादशाह की सवारी, धुलंडी के अगले दिन आ रहा है, धुलंडी के अगले दिन। धुलंडी किस दिन होती है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को, प्रथम, ठीक है। और ये बादशाह की सवारी जो होती है, इस बादशाह की सवारी में बादशाह कौन है, जो जानने वाली बात है। तो ये बादशाह कौन है? टोडरमल है, ठीक है ना, टोडरमल। तो बादशाह कौन है? बादशाह टोडरमल है, जो कि अकबर के नौरत्नों में भी थे और अकबर के वित्त मंत्री थे। अकबर ने क्या खुश होकर इनको 2.5 दिन का बादशाह बनाया था, 2.5 दिन का। तो वर्तमान में 2.5 घंटे की सवारी निकलती है, कब? धुलंडी के अगले दिन, चैत्र कृष्ण द्वितीया को, ठीक है ना। ये भाई प्रथमा को तो धुलंडी और चैत्र कृष्ण द्वितीया को होती है, ठीक है। फिर कारण क्या था? कारण इसका ये था भाई 2.5 दिन का बादशाह क्यों बनाया अकबर ने टोडरमल को? क्योंकि टोडरमल द्वारा जंगल में डाकुओं से अकबर की रक्षा की गई थी चतुराई से, ठीक है। तो फिर टोडरमल से खुश हो गया अकबर, नहीं तो अकबर ने देखा कि टोडरमल नहीं होता तो अपन गए थे काम से, ऐसे। तो 2.5 दिन का बादशाह बनाया टोडरमल को। फिर टोडरमल क्या हुआ? टोडरमल ने आके सेलिब्रेशन किया, सब जो रहने वाले थे उनको एक एक अशरफी बांटी, सोने की अशरफी, जो आज मतलब एक पुड़िया के रूप में, गुलाल की पुड़िया के रूप में लोगों को बांटी जाती है। फिर बीरबल जो थे, बीरबल वो आगे आगे नृत्य करते इसके अंदर चल रहे थे। तो बादशाह की होली के अंदर आगे आगे नृत्य करते हुए कौन चलता है? भाई ये जो टोडरमल है ना बादशाह, ये तो ट्रक पे बैठ रहे थे आज ऊपर, जो पहले हाथी घोड़े पे थे, आज वो ट्रक पे बैठते हैं और आगे आगे बीरबल नृत्य करता है। और बीरबल जो नृत्य करता है उसको भैरव नृत्य या मयूर नृत्य भी बोलते हैं, ठीक है। ये थी अपनी बादशाह की होली। तो ये था अपने अजमेर के अंदर। अब मैं आपको एक तो बताऊं, देखो ये बादशाह की होली आप जैसे देखना वीडियो में, थोड़ा सा और बता देता हूँ। बादशाह की होली, ये देखो ये बादशाह की होली, ये बादशाह की होली ब्यावर, अगर देख लो फिर मैं बताता हूँ इसमें खास खास बातें। इसका म्यूजिक काफी अच्छा इसमें देखो नजर नहीं आ रहा टोडरमल, और मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब ट्रक पे ऊपर टोडरमल रहते हैं और बीरबल नीचे ना। मैं 8 साल की थी जब किसी ने ये सपना दिखाया था, मेन इन ब्लू की तरह हमारी भी एक टीम होगी। Women in Blue। ट्रक पे जो ऊपर बैठे हैं ना, यही है बादशाह। भैया भैया हेलो हेलो भैया एक और दो। बीरबल डांस और इसमें मैं आपको दिखाना चाह रहा था, बीरबल डांस इसके अंदर आगे होता रहता है। एक मिनट दिखाऊंगा, देखो दिख जाए तो कोई। हाँ ये बीरबल का घूंघट डांस, ये बीरबल आगे के नृत्य करता है, मयूर नृत्य। वीडियो देखने से का थोड़ा सा याद रह जाता है बढ़िया पूरा से, नहीं तो भूल जाओगे।
दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं लेटेस्ट